नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि हम जानते हैं कि हम हमेशा एक अनुभवी गेस्ट से आपको मिलाते हैं, नई बातें करते हैं, नए उत्थान की बात करते हैं। सुबह बहुत ही बेहतर होता है हमारे और आपके लिए जब दिन की शुरुआत अच्छे चीज़ों से हो, अच्छे विचारों से हो, अच्छे बदलाव से हो, क्योंकि हर सुबह सूरज हमें सिखलाता है कि ज़िंदगी नई है, रोशन से भरी हुई है। हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। कहते हैं बदलाव के लिए सबसे पहले बदलना बहुत ज़रूरी होता है और मौसम इसका सबसे बड़ा साक्षी है। अगर एक ठंड आपको चाहिए तो ठंड से पहले मौसम बदलता है, मौसम बदलाव खुद में लाता है, तब जाके हम और आप वो ठंडक महसूस कर पाते हैं। चलिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत हम अच्छे विचारों से करते हैं, अच्छी भावनाओं से करते हैं और महापुरुषों के द्वारा किए गए विचारों और कथनों से करते हैं। तो आइए जानते हैं आज का सुविचार क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। आज हम बिहार की बात करेंगे, बिहार के क्राफ्ट की बात करेंगे और बिहार के आर्टिस्ट की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अतिथि विवेक रंजन मैत्री, IAS निर्देशक उपेंद्र महारथी, शिल्प संधान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। DD बिहार के सभी सम्मानित दर्शकगणों को मेरा नमस्कार और DD बिहार बिहान की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आमंत्रित करने के लिए। सर, हम आपके आज आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में जानेंगे। आप अभी उपेंद्र महारथी शिल्प संधान में कार्यरत हैं। हम आर्टिजन्स के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सर हम आपके बारे में जानेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका बचपन कैसा रहा? धन्यवाद ऋचा जी। मेरा नाम विवेक रंजन मैत्री है और 2017 बैच भारतीय प्रशासनिक सेवा का मैं अधिकारी हूँ और भारतीय प्रशासनिक सेवा के कैडर अलॉटमेंट सिस्टम बिहार में मुझे सेवा करने का मौका प्राप्त हो रहा है। गत 5 वर्ष मुझे सेवा में हो चुके हैं और बिहार राज्य के और बिहार के लोगों की सेवा करते हुए और वर्तमान में निदेशक उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान का निदेशक का कार्यभार मैं देख रहा हूँ और इसके पूर्व शिक्षा दीक्षा मूलतः लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी जनपद का मैं निवासी हूँ। वहाँ पे माताजी पिताजी दोनों हमारे सरकारी सेवा में थे और उनसे ही प्रेरणा मिली, सरकारी सेवा की ओर रुझान थोड़ा डेवलप हुआ और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद विद्युत अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के उपरांत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन 2016 में हुआ, 2017 बैच अलॉट हुआ और तब से बिहार में आप सभी के बीच यहाँ काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सर, कितना कठिन रहता है, क्योंकि ये परीक्षा सबसे कठिन मानी जाती है, तो उसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी की? कैसा रहा घर का माहौल? जी, परीक्षा में क्योंकि एस्पिरेंट्स के मुकाबले जिस नंबर ऑफ सीट्स हैं वो काफ़ी कम रहती है, तो इस कारण थोड़ा कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो जाता है, किंतु सतत एक प्रयास जारी रहे तो निश्चित ही 1 से 2 प्रयासों में तो आपको समझने में लग सकता है, लेकिन अगर आपकी तैयारी दुरुस्त रहे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल सर, बात सही है कि निरंतर अभ्यास ही ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र में अपने आप को साबित करने के लिए। तो सर, अभी आप उपेंद्र महारथी संस्थान में कार्यरत हैं, वहाँ पे आर्टिस्ट का कैसा रुझान है अभी? क्योंकि हमारा बिहार जो है वो हमेशा से आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध रहा है, तो आज का रुझान कैसा है आर्टिस्ट को लेके? जी, मैं आपको इस बारे में चर्चा करने से पूर्व उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान का कुछ संक्षिप्त पृष्ठभूमि दे दूं। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की स्थापना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन उद्योग विभाग के अधीन एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर के रूप में स्थापित हुआ था और जब पद्मश्री बिहार के बहुत ही सम्मानित कलाकार श्री उपेंद्र महारथी जी इसके क्या कहते हैं डायरेक्टर थे, तो उन्होंने इसमें हैंडीक्राफ्ट
के संरक्षण और संवर्धन के लिए काफ़ी अनेक प्रयास किए उन्होंने, जो डॉक्यूमेंटेशन किया, और कि बिहार में इतनी समृद्ध लोक संस्कृति है और लोक संस्कृति से जुड़े हुए हस्तशिल्प हैं, उन सभी को उनको डॉक्यूमेंटेशन किया। और काफ़ी लंबे समय तक वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के निदेशक थे, तो उनकी देखरेख में बहुत सारे इस कार्यों की नींव रखी गई। और बिहार सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व उनके सम्मान में इंस्टीट्यूट का नामकरण करके उपेन्द्र महाशय शिल्प अनुसंधान संस्थान कर दिया। और सोसाइटीज़ एक्ट 1860 के तहत एक सोसाइटी है, और जिसके शासी निकाय के क्या कहते हैं हम चेयरमैन मंत्री उद्योग होते हैं, उनके तत्वाधीन में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। वो बिहार के जो हस्तशिल्प हैं उनके कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, ट्रेनिंग और सभी गतिविधियों, मार्केटिंग सपोर्ट, मार्केटिंग असिस्टेंट, कला प्रदर्शनी का आयोजन इत्यादि की गतिविधियां करती है। मुख्यतः हम लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है काफ़ी क्या कहते हैं प्रचलित है, और उसमें काफ़ी रुझान रहता है। और हम लोगों का अधिकतम प्रयास रहता है कि जितने भी जो लाभार्थी हैं 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स जो करना चाहते हैं उनको कोशिश करते हैं हम लोग अकोमोडेट करने का। और हमारे संस्थान में अभी वर्तमान में हम लोग 300 से अधिक बच्चों को प्रशिक्षण देने की क्षमता रखते हैं। इस वर्ष ही सीटों में इजाफा हुआ था कि बच्चों की रुचि को देखते हुए, और हम लोगों के पास नए संसाधन आए थे, तो उन संसाधनों में अधिक लाभ जो बच्चे, मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि जो हमारे प्रशिक्षु होते हैं वो 18 से 55 वर्ष के आयु के बीच में होते हैं, तो उनमें से टेक्निकली कोई भी वो है तो वयस्क ही होते हैं सभी, तो वो रुचि लेते हैं। और ऑनलाइन आवेदन हम लोग आमंत्रित करते हैं, और प्रेफरेंस के हिसाब से, और एक शॉर्ट एक टेस्ट उनका, मतलब फिजिकल टेस्ट हम लोग करते हैं कि उनको कला में निपुणता कितनी है। बहुत बेसिक टेस्ट होता है, और उसके प्रदर्शन के आधार पर हम लोग सभी विधाओं में चयन करते हैं, और अधिकतम प्रयास करते हैं कि जो प्रेफरेंस है उनको अलॉट हो जाए। क्या बात है सर। तो सर यहाँ पे किन किन क्षेत्र में किन किन आर्ट फॉर्म में प्रशिक्षण मिलता है उपेन्द्र महारथी संस्थान में? जी, तो बिहार में वैसे तो अनेकों हस्तशिल्प की कला मौजूद हैं, पर सिंप्लीफिकेशन के लिए कोर्स पेडागॉगी के लिए 18 विधाओं जो नेशनल हैंडीक्राफ्ट डायरेक्टरेट जो राष्ट्रीय स्तर पर उसने यहाँ बिहार में रिकॉग्नाइज किया है, उसमें मुख्यतः है लोक कला, चित्रकला, लोक चित्रकला, इसमें मधुबनी चित्रकला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की मधुबनी को और बिहार को पहचान दिलाई है। फिर उसके बाद भागलपुर से मंजूषा कला है, फिर उसके बाद हम लोगों का कसीदाकारी है, क्या कहते हैं हम, और मेटल वर्क्स है, टेराकोटा है। तो कुल 18 विधाएं हैं जिसमें हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। एक कुछ नवीन भी क्षेत्र में जैसे गुड़िया कला है, उसको में भी हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो कुल 18 में सभी में कुछ डिफरेंट सीटें, सबसे अधिक सीटें निश्चित मधुबनी के लिए ही रखी गई हैं, लगभग 60 सीटें हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की रुचि रहती है। तो कुल सभी, और जो अपेक्षाकृत जिनमें कम आवेदन आते हैं जैसे मेटल वर्क में 20 सीटों के लिए ये रखा गया है, किंतु इसमें भी कुछ परिवर्तन हम लोग बच्चों की रुचि, अगेन प्रशिक्षुओं की रुचि के देखते हुए कुछ उसमें हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा सर, तो यहाँ पे कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? जो अगर लोगों ने एडमिशन ले लिया है तो फिर उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? जी, तो ये हम लोग 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स सामान्य प्रशिक्षुओं के लिए कराते हैं, और उसके भीतर एडवांस ट्रेनिंग कोर्स होता है 40 दिवसों का। तो वो एडवांस ट्रेनिंग कोर्स जो आर्टिस्ट कई मतलब क्या कहते हैं, मतलब बहुत वर्षों से कर रहे हैं, उनको नए डिज़ाइन और नए टूल से अवगत कराने के लिए एडवांस ट्रेनिंग कोर्स होता है 40 दिवसों का। तो ये भी हम लोग सैंक्शन करा के, और ये इन सीटू ट्रेनिंग होता है। तो जो हम लोगों का 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स है ये संस्थान में क्लासेस के फॉर्म में होता है। तो उसमें 6 to 8 आवर्स क्लासेस पर डे 6 माह तक चलती हैं। और जो एडवांस ट्रेनिंग कोर्स होता है वो हम लोग जैसे जो क्लस्टर्स हैं, जैसे मधुबनी में जाकर आर्टिस्ट के बीच में ट्रेनर्स के साथ जाकर वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। तो ये 2 तरीके के ट्रेनिंग कोर्सेज हैं।
और 6 माह की प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आपने बताया कि सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उसके बाद उनको किस तरीके का प्लेटफॉर्म मिलता है जो भी आर्टिजन्स ये कोर्स कर लेते हैं? जी, तो जैसे मैं चर्चा कर रहा था, 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि पूर्ण करने के बाद आपको एक इसमें एक प्रमाण सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जो भी हमारे प्रशिक्षु इसको मतलब एक लाइवलीहुड या कमर्शियल उस पर लेना चाहते हैं, उनको हम लोग उद्योग विभाग की बहुत ही सस्ते ऋण स्कीम्स हैं, मुख्यतः 2 स्कीम्स हैं, उनके माध्यम से उनको हम लोग अप्लाई करवाते हैं। और उसके चयन उपरांत उनका बिजनेस प्लान होता है, उसका क्या कहते हैं ऋण की तरफ से सहायता होती है, जिस पर अधिकतम 35% तक पूंजीगत अनुदान, 35% कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम PMEGP में होता है, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 50% कैपिटल सब्सिडी का होता है। तो हम लोग दोनों में वो क्या कहते हैं प्रेफरेंस के बेसिस पर दोनों में अप्लाई करा सकते हैं, और चयन उपरांत उनको हम लोग इन 2 सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट स्कीम के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और वंस दे स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, तो उनको हम लोग मार्केटिंग एक्सेस प्रदान करने के लिए बहुत तरीके की प्रदर्शनी बिहार के क्या कहते हैं लगभग वर्ष में 20 से 25 प्रदर्शनी बिहार विद इन द स्टेट ऑफ बिहार और आउटसाइड द स्टेट ऑफ बिहार हम लोग प्रदान करते हैं। और उसमें आर्टिस्ट को जाने के लिए TADA की भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी हम लोग उनको वहन करते हैं, और निःशुल्क उनको स्टॉल उपलब्ध कराते हैं। किसी भी प्रकार का शुल्क हस्तशिल्प के कारीगरों आर्टिस्ट से नहीं लिया जाता है, इस तरह के मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करने के लिए। उसके उपरांत बिहार सरकार और के ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्यतः खादी मॉल और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के आउटलेट्स बिहार में कई जगह पे कार्यरत हैं, जिन पर आर्टिस्ट अपना सामान बिहार उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान और खादी मॉल जैसे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मार्केट कर सकते हैं। उसके उपरांत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट तक की पहुंच के लिए भी ई-कॉमर्स का भी प्लेटफॉर्म उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान ने डेवलप किया है, और साथ ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी नामी ई-कॉमर्स कंपनी के साथ भी हम लोगों ने MOU किया है, जिसपे हम लोग प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग कराते हैं। तो मुख्यतः अभी हमारा सेल्स जो फिजिकल सेल्स में के रूप में खादी मॉल और मौर्या लोक, और जो हमारे मित्र दिल्ली और वहाँ पर अम्बापाली एम्पोरियम में सभी आर्टिस्ट का सामान हम लोग वहाँ पर मार्केट एक्सेस प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। अच्छा। तो ये स्कीम्स उपलब्ध हैं उद्योग विभाग की तरफ से। बहुत सही बात कहा आपने सर। और लेकिन जो भी पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना उनके लिए एक अनसर्टेनिटी रहती है, तो ऐसे अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कला बहुत रुचि का क्षेत्र है, जो अगर क्या कहते हैं जिन वयस्कों या बच्चों की कला में क्षेत्र में रुचि होती है, उनकी रचनात्मक प्रतिभा को अगर हमको निखारना है तो हमको फ्री एक प्लेटफॉर्म फ्री हैंड देना होगा। क्योंकि ये आर्ट और ये मतलब अगर बच्चे या वयस्क जिनकी भी उसमें रुचि है, तो अगर हम उनको क्या कहते हैं अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोक संस्कृति या उनकी जो रचनात्मक प्रतिभा है उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो उसमें आगे बढ़ें। क्योंकि लोक कला को प्रिजर्व करना ये हर एक नागरिक और बिहार के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि उसको हम लोग सपोर्ट करें, और अधिक से अधिक मतलब प्रयास करें कि हस्तशिल्प और हैंडलूम हस्तकरघा से जो बने उत्पाद हैं उनको हम लोग अपने जीवन में प्रयोग करें। न केवल वंस जब हम परचेज करते हैं हस्तशिल्प या हैंडलूम का सामान, तो हम केवल एक प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहे हैं, हम अपनी लोक संस्कृति को प्रिजर्व करने में एक बहुत ही अंशदान अपना दे रहे हैं। तो इसलिए अभी भी मतलब काफ़ी डिमांड है, खासकर हैंडलूम उत्पादों की। काफ़ी हमारे महिला दर्शकगण हैं, सभी काफ़ी उसको पसंद करते हैं हैंडलूम के उत्पादों को, और उसका चलन बढ़ा है। और हस्तशिल्प में भी कुछ प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहता है, तो निश्चित ही एक मार्केट है इसका।
और उस मार्केट को डेवलप और डीप करने के लिए, मार्केट को और गहरा करने के लिए बिहार सरकार भी प्रयास कर रही है। और इसमें जो भी उद्यमी इसको उद्यम के रूप में चलाने के लिए प्रयास, उनको हर प्रकार का सपोर्ट, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण से लेके प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग, एक्शन, प्लेटफॉर्म, हर स्टेप पे बिहार सरकार और उसके ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट उद्यमियों को मिलेगा। तो निश्चित ही मेरा अनुरोध होगा कि उनकी रचनात्मक प्रतिभा को उनको एक पटल पर लाने का उनको अवसर मिले। उसमें बिहार सरकार के ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्यतः उपेंद्र माथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, उद्योग विभाग, ये सभी, बिहार खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, हर तरह का सपोर्ट देने के लिए तत्पर है। तो निश्चित ही अगर आप कला के क्षेत्र में न केवल रुचि बल्कि एक कमर्शियल उस पर भी क्या कहते हैं उतरना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए उपेंद्र माथी शिल्प अनुसंधान संस्थान अथवा उद्योग विभाग या उद्योग मित्र, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट राइट फ्रॉम इंसेप्शन, सीड स्टेज से लेके एडवांस स्टेजेस तक सपोर्ट आपको बिहार सरकार की ओर से मिलेगा। यही मेरा अनुरोध है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और अभिभावक जो हमें सुन रहे हैं और बच्चे अगर हमें सुन रहे हैं, अगर आपने आर्ट फील्ड में, अगर वो कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपका सहृदय स्वागत है। क्योंकि अगर आप अपने पैशन को अगर प्रोफेशन बनाएंगे तो आप अगर उसमें 100% देंगे तो इसमें और ज़्यादा 200% अगर आप दे सकते हैं। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका आप लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जैसा कि सर ने कहा कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलता है। तो आज कला सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है, घर से बाहर निकले जो भी महिलाएं हैं, जो भी बच्चे हैं, कला के क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं, आए और उद्यमिता के क्षेत्र में आए और कला को प्रिजर्व करें, क्योंकि ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। सर, आप कला के अभी बीच में रह रहे हैं, तो आपको सबसे खूबसूरत कला भी, क्योंकि ये चयन करना बहुत मुश्किल है कि कौन कला सबसे खूबसूरत है, लेकिन फिर भी एक दिल के बहुत करीब एक कोई ना कोई एक कला होती है, तो आपकी कौन सी कला है? जी, निश्चित मैं अपने आप को काफ़ी लकी कहना मतलब महसूस करता हूँ कि इतना मतलब वाइड एक्सपोजर संस्थान के बीच में रहते हुए और कलाओं को प्रिजर्व करने के लिए मुझे ऐसा कार्यभार मिला है जिसपे मुख्यतः ये सभी काम करने पड़ते हैं और सभी आर्ट और आर्टिस्ट से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो निश्चित ही जज कर पाना, आपने कहा, बहुत मुश्किल है कि इतनी सारी विभिन्न कलाएं सब यूनिक हैं। सब, कोई मेटल पे कार्य हो रहा है, कोई टेराकोटा पे कार्य हो रहा है, कोई मंजूषा कला पर हो रहा है। पर मुझे निजी तौर पर मंजूषा पेंटिंग और काफ़ी भाती है, जो उनका बेसिक कलर है, केवल मूल कलर से कैसे केवल 3 कलर्स के प्रयोग से और हमारे लोक संस्कृति के आधारित थीम्स पर मंजूषा कला होती है और तो मुझे काफ़ी भाती है। और उसके अलावा मधुबनी और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनको पहचान में वो सब भी काफ़ी पसंद आती है। जी सर, अभी जैसा कि आप यहाँ उपेंद्र माथी शिल्प अनुसंधान में कार्यरत हैं, इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी रहती है, उसमें आप अपने आप को, आपकी निजी एक इंसान को एक शौक़ होता है कि लिखने का, पढ़ने का, गाने का, तो आपका इनमें से क्या शौक़ है? आप अपने आप को कैसे कूल और ठंडा रखते हैं इस चीज़ में? जी, इस तरह यहाँ पर क्या कहते हैं कार्यभार के अतिरिक्त क्या कहते हैं अपनी रुचिकर खेल के माध्यम से अभी व्यक्ति अपने और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी रुचिकर है। तो मेरे अगर छुट्टी के समय में इस तरह का होता है तो ट्रैकिंग और इस तरह के आउटडोर एक्टिविटीज़ के माध्यम से जिसे कहते हैं ना कूल ऑफ होते हैं और अपना निजी समय उसमें व्यतीत करते हैं। बिल्कुल सर। अगर मतलब जैसा कि आप बिहार में अभी कला की स्थिति है, अचानक से लोग इस फील्ड में बहुत सारे लोग आने लगे हैं, जिसमें कभी कभी आपने इसे कहा चयन करना मुश्किल होता है, तो किन की तादाद ज़्यादा है? पुरुषों की, महिलाओं की, बच्चों की, किन की? जी, तो मैं इसमें कुछ आपके सामने स्टैट्स रखना चाहूँगा हस्तशिल्प के क्षेत्र के बारे में। हस्तशिल्प क्षेत्र में 78% ऑफ इंटायर वुमेन फोर्स हमारी दीदी और बहनें मतलब महिलाएं रहती हैं। तो हस्तशिल्प में 78% ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड आर क्या कहते हैं महिलाएं होती हैं।
इसके भी रूट्स हैं कि क्या कहते हैं, घर के काम करने के उपरांत जो खाली समय बचता था उसमें महिलाएं ट्रेडिशनल वर्क जैसे सिक्की होता है वो उसमें घास से बने वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं सिक्की के बास्केट, ये सब कला को प्रिजर्व करते थे। या उसमें उसके बाद फिर घर की दीवारों पर महिलाएं चित्रकला, पेंटिंग, मधुबनी की चित्रकला करती थी, जो आज के दिन काफ़ी कमर्शियलाइज हो गई है, पेपर और क्लॉथ पर अवेलेबल होने लगी है। तो 78% ऑफ आवर वर्कर्स एंगेज्ड इन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर आर वुमेन। तो इससे आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कला को प्रिजर्व करने में हमारे दीदी लोगों का हमारा कितना बड़ा योगदान है। और मेरा ये अनुमान है कि जो बायर्स हैं उसमें भी निश्चित ही हमारी दीदी लोग का ज़्यादा उसमें भागीदारी है, खासकर हैंडलूम, क्योंकि मैं हैंडलूम का भी कार्य रेशम और हैंडलूम और रेशम निदेशालय भी देख रहा हूँ, तो मेरा निजी अनुभव है कि उसमें महिलाओं की अधिक भागीदारी रहती है प्रोडक्ट्स में। तो राइट फ्रॉम प्रोडक्शन, रेशम का मैंने उदाहरण दिया, रेशम के राइट फ्रॉम जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का मॉथ होता है, उसको उगाने मतलब उसको ककून बनने से, ककून से रेशा निकालने में, रेशा से धागा, धागा से फैब्रिक से उसके वस्त्र बनने तक सभी स्टेजेस में महिलाओं की भागीदारी रही है। तो आप हस्तशिल्प के उत्पादों अगर प्रयोग करते हैं तो आप हमारे दीदी लोगों को एक रोज़गार का और उनको अवसर प्रदान कर रहे हैं और उनके आर्थिक स्वावलंबन में आप एक अहम योगदान। आप जैसा कि आपने कहा कि उद्योग विभाग के माध्यम से भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी धन्यवाद, आपने इसका चर्चा किया। सभी दर्शकगण हमें सुन पा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आज के समय में सरकार द्वारा रोज़गार सृजन और स्वावलंबन के हेतु जो स्कीम चलाई जा रही हैं बहुत ही सशक्त माध्यम है, जिसके सहयोग से आप अपना स्वयं का उद्यम, स्वयं का बिजनेस, स्वयं का एंटरप्राइज स्थापित कर सकते हैं। और कई सारी स्कीम्स उद्योग विभाग के जो निदेशालय हैं वो चला रहे हैं, जिसमें आइडिएशन स्टेज से लेके एंड स्टेज तक सपोर्ट मिलता है। तो कुछ स्कीम्स का मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे नवीनतम और सबसे इनोवेटिव स्कीम है बिहार स्टार्टअप मिशन। बिहार स्टार्टअप मिशन में स्टार्टअप जैसे कि होता है कि कोई नवाचार, कोई नए तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस, जो आजकल स्टार्टअप का दौर चल रहा है, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रकार का आइडिया है कि इस कार्य को या इस प्रोसेस को या इस आइडिया को कमर्शियलाइज किया जा सकता है या क्या कहते हैं ट्रेडमार्क किया जा सकता है, इस पर कोई प्रोसेस स्थापित किया जा सकता है, तो उस आइडिया को लेकर आप बिहार स्टार्टअप की टीम के पास आइए। वो आपको उस आइडिया को का ट्रेडमार्क से लेके, निबंधन से लेके कमर्शियलाइजेशन तक आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। उसके अलावा 10 लाख रुपए का सॉफ्ट लोन, बहुत ही रियायती दरों पर सॉफ्ट लोन आपको क्या कहते हैं बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट की ओर से सैंक्शन होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा 300 से अधिक स्टार्टअप्स को बिहार स्टार्टअप मिशन अभी सपोर्ट कर रहा है। तो स्टार्टअप का हम लोग सभी आम जन में, आम दिनचर्या में स्टार्टअप का नाम सुनते हैं। तो स्टार्टअप हमारे जो भी हमारे भाई, हमारे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे जिन स्टार्टअप कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई न्यूनतम युवा या अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। तो 60 वर्ष तक के भी स्कीम में है प्रोविजन। कोई भी अगर आप आइडिया लेके स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उस आइडिया को लेकर स्टार्टअप मिशन की टीम, ये इसके कई कार्यालय हैं। एक जीरो लैब जो उद्योग भवन गांधी मैदान के भूतल पर स्थित है। जीरो लैब मतलब जीरो, शून्य से हम आपको क्या कहते हैं, और लैब का मतलब जहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, तो जीरो लैब है। उसके अलावा मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में एक अत्याधुनिक स्टार्टअप स्पेस, कोवर्किंग स्पेस बी हब क्रिएट किया गया है। वहाँ पे कई तरह के सेशंस, प्रोफेशनल्स, वरिष्ठतम प्रोफेशनल्स हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो बी हब ये पटना मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में स्थित है। और उसके अलावा उद्योग मित्र या उद्योग विभाग का जो पटना स्थित कार्यालय है, उसमें कभी भी आप वॉक इन कर सकते हैं, तो वहाँ स्टार्टअप की टीम आपको हैंडल सपोर्ट करेगी। तो ये हो गया स्टार्टअप कार्य। उसके अलावा रोजगार सृजन और स्वावलंबन के लिए सबसे हमारी फ्लैगशिप स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो इसमें साल में, वर्ष में हम लोग एक बार या 2 बार क्या कहते हैं एप्लीकेशन इन्वाइट करते हैं। और पिछले वर्ष दिसंबर में हम लोगों ने 3 कैटेगरी में कुल 8000 लाभुकों का चयन किया था, जिनको 5 लाख रुपए लोन और 5 लाख रुपए कैपिटल, कुल 10 लाख का प्रोजेक्ट हम लोग सैंक्शन करते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अवसर प्रदान हुआ, क्योंकि उसमें सरकार डायरेक्टली आपको लोन और सब्सिडी उपलब्ध कराती है।
और जो क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है बैंक का, उसमें काफ़ी बैंक जो प्रोजेक्ट्स नहीं सैंक्शन हो पाते थे, तो बहुत लोगों को अवसर नहीं प्रदान हो पाता। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना विदाउट आपका फाइनेंशियल स्टैंडिंग, आप किस न्यूनतम आय को देखते हुए केवल आपके प्रोजेक्ट के उसमें बेसिस पे और एक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से उसमें चयन होता है। उसके अलावा उद्योग विभाग की एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है PNJP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसमें अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें 25 लाख तक का आपको ऋण, जिस पर 35% तक का कैपिटल सब्सिडी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो वो प्रोजेक्ट है, आपको कोई गुड्स या सर्विसेज आप उत्पादन करना चाहते हैं, कोई इसमें कोई ट्रेडिशनल भी हो सकता है, मतलब उसमें आप कोई भी उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो KVIC के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है और GM ऑफिस के सहयोग से बैंकों को फॉलोअप किया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या में लोन ऋण सैंक्शन हो और अधिक से अधिक उद्यम स्थापित हो। तो इस वर्ष उद्योग विभाग ने राज्य भर में 15,000 उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो 15,000 से अधिक भी होता है तो बहुत हर्ष की बात होगी। इसमें हमारे जितने भी युवा हैं उन सभी को होगा कि अगर आप कोई भी उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की वेबसाइट पर जाएं, इस योजना के बारे में जानें और अप्लाई करें। और उसके अलावा मैं निदेशक खाद्य प्रसंस्करण का भी कार्यभार देख रहा हूं, तो उसमें भी एक स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। इसमें है आप, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान स्टेट है, मतलब बहुत सारे हमारा कृषि उत्पाद जो हैं वो अधिक संख्या में और अधिक गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। तो कृषि उत्पाद को खाद्य फूड में प्रोसेस करके उनको पैकिंग करके अगर आप मार्केट तक ले जाना चाहते हैं तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, क्योंकि बिहार में अनेकों फल फूल सब्जी, फल में मैंगो है, लीची है, बनाना है, सभी के उत्पादन में बिहार का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहता है। सब्जी लगभग जो भी आप सब्जी का नाम ले सकते हैं वो सब बिहार में हम लोग उत्पादन करते हैं। और फूल में भी जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स होते हैं, मेंथा का ऑयल है, जेरेनियम का ऑयल है और पुष्प है, ये सब की क्या कहते हैं प्रोसेसिंग आप करना चाहते हैं तो ये भी सब एलिजिबल है। तो इसमें भी 1 करोड़ तक का ऋण आप प्राप्त कर सकते हैं, उस पर 35% पूंजीगत अनुदान है 1 करोड़ तक का, जिस पर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी बिहार सरकार क्या कहते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम तो बिहार सरकार का भी योगदान रहता है इसमें। तो ये 3 स्कीम्स हैं। इसके मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक इसमें उद्यम स्थापित हो। इसमें भी 10,000 उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें हम लोगों के पास राशि का कोई अभाव नहीं उद्योग विभाग के पास, तो इन सभी उद्यमों को सपोर्ट करने के लिए तो सभी से जो भी युवा या जो भी, मतलब इसमें एज लिमिट इस तरह का नहीं है, 60 वर्ष तक का, तो जो भी हमारे वयस्क साथीगण दीदी भैया लोग सुन रहे हैं सभी इसमें आवेदन करें और अपना उद्यम स्थापित करने का अगर एक मन स्पार्क होता है उसको पटल उद्योग विभाग प्रदान करेगा। सर बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी, जो हमको लगता है कि ये जितने भी श्रोता हमारे सुन रहे होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। हम जानना चाहेंगे सर कि इतनी सारे विभागों को आप देख रहे हैं तो क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? जी निश्चित, क्योंकि अभी 3 पद का कार्यभार अभी देख रहे हैं सर, कभी कभी रहता है कि थोड़ा ऑफिसर्स का कमी स्टेज पर रहता है तो एक से अधिक कार्यभार देखना पड़ता है। पर ये है कि अभी उद्योग के क्षेत्र में इतनी असीम संभावनाएं हैं कि, और हमारे जो युवक हैं जो उनमें इतने आइडियाज़ हैं, उनमें इतना पोटेंशियल है कि सभी को हम लोग अब्जॉर्व कर पाएँ, उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर पाएँ प्रोडक्शन की ओर और स्वावलंबन की ओर। तो वो मुझे लग रहा है कि अधिक समय होता तो क्या कहते हैं 6 दिन, हफ्ते में 6 दिन भी कम कर पड़ते हैं कभी कभी काम करने के लिए, तो कभी कभी क्या कहते हैं छुट्टी के दिन में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो भी हमारे बिहार के जो यूथ है, बिहार का जो भी प्रतिभा है उसको हम पटल देने का प्रयास उद्योग विभाग के माध्यम से करते हैं। तो बहुत खासकर स्टार्टअप और उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत अभी जब से हम लोगों का फ्लैगशिप स्कीम उद्यमी योजना बहुत सारा रुचि बढ़ी है इसके प्रति, उद्यम स्थापित करने में। पहले एक कहीं ना कहीं एक शंका रहती थी मन में कि क्या कहते हैं जॉब सिक्योरिटी, जॉब सीकर बने हम लोग, मतलब
और उसमें कहीं कोई मतलब वो भी उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं उद्यमिता के क्षेत्र में भी असीम संभावना है। अब जाके बिहार का युवा उसको एक्सप्लोर कर रहा है। तो हमारा प्रयास रहता है कि जो भी इस तरह के क्या कहते हैं हमसे संपर्क में आते हैं, उद्योग विभाग के संपर्क में आते हैं, उन सभी के एस्पिरेशंस को, उन सभी की ऊर्जा को हम लोग एक पटल प्रदान कर पाएँ और अपने प्रदर्शन बेहतरीन प्रदर्शन करें और न केवल अपने लिए एक सफल उद्यम बनाएं बल्कि अन्य अपने क्षेत्र के लिए में भी वो जॉब क्रिएटर बने। तो ये एक मैसेज आपके पटल के माध्यम से मैं देना चाहूँगा। बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी सर आपने, और हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी जानकारी और इतने सारे आर्ट के बारे में आपने बताया, तो बिहार बिहान की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। आपने अभी सुना और आपने अभी देखा भी विवेक रंजन मैत्री IAS निर्देशक उपेंद्र भारती शिल्प अनुसंधान, जो आर्ट और कल्चर के बारे में उन्होंने हमें बताया और बहुत सारी जानकारियाँ भी दी। और हम इस तरह से कार्यक्रम के बिल्कुल अंत पे हैं। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमारे आपके जो रिएक्शन है, जो आपके ख़त है, वो उसका हमें इंतज़ार रहता है। तो जल्दी से पेन और कॉपी उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल है director.ddkpatna@gmail.com।